हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई पिछले वीडियो में हम अपना टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कर रहे थे हम क्यूबॉइड की, ठीक है। और उसका सोल्यूशन हमारा जो है पूरा हो चुका है। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे हमारा बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है। सिलेंडर के लिए होगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म में चलेंगे अब अपन। तो पिछले वाले में तो हम चल रहे थे कार्टेशियन फॉर्म में ही चल रहे थे। लाप्लास इक्वेशन हमने एक तरीके से लाप्लास इक्वेशन हमने 2D में भी सॉल्व कर लिया, 2D में भी सोल्यूशन निकाल चुके हैं और 3D में भी निकाल चुके हैं। समझ में आ गया इन कार्टेशियन फॉर्म। अब आएंगे हम किस पे, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, क्योंकि इस साल तो आपने सिलेंड्रिकल भी पढ़ लिया, स्फेरिकल भी पढ़ लिया, तो वो आ सकते हैं आपके, ठीक है ना। तो उनको यूज़ भी तो करना है। तो नेक्स्ट आपका है वृत्ताकार बेलनीय निर्देशांकों में हेल्महोल्ट्ज समीकरण। समझ में आ गई। हेल्महोल्ट्ज साइंटिस्ट का नाम है, फिजिसिस्ट का नाम है बेसिकली। हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, टी कहाँ गया, टी भी है बीच में, ठीक है भाई। हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन इन सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। हिंदी में बोले तो हिंदी में कैसे लिखेंगे हम इसको, हिंदी में लिखेंगे वृत्ताकार बेलनी निर्देशांकों में हेल्महोल्ट्ज समीकरण। और कुछ तो हिंदी में नहीं लिख पाती, कम से कम हेडिंग तो लिख दूँ, हिंदी वाले खुश हो जाएंगे, ठीक है। चलो, वृत्ताकार बेलनी निर्देशांकों में हेल्महोल्ट्ज समीकरण, ठीक है। तो हम हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन वैसे आप लोगों ने देखी नहीं है कि क्या होती है, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमको नहीं देखनी है, हमें तो सिर्फ हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमारे है ही नहीं सिलेबस में हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, केवल उसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे सॉल्व करना है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से, वो है, ठीक है। तो हम वही पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में, हम बाहर थोड़ी ना जाएंगे। ऐसे तो दुनिया में बहुत सारा ज्ञान है, सब कुछ थोड़ी लेना है हमको, हमें तो वो लेना है जो हमारे काम का है। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। तो बेलनी का एक्चुअली हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या बताती है, जो मैक्सवेल की इक्वेशन है हेल्महोल्ट्ज, वो क्या बताती है, वो बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी, यानी कि ई और बी में रिलेशन बताती है। मैक्सवेल इक्वेशंस क्या करती है, ई और बी में रिलेशन बताती है, ठीक है। मतलब ई और बी दोनों को रिलेट करने का काम कौन करती है, मैक्सवेल इक्वेशन। इसमें सारे घटक होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के भी होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के भी सारे कंपोनेंट्स होते हैं। किसमें, मैक्सवेल इक्वेशन तो पढ़ी भी होगी आपने, पढ़ते हम एक्चुअली, क्योंकि बीच में कोरोना आ गया था ना, तो हम ईएमटी में पढ़ते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस, ठीक है। कुछ एक यूनिट्स हो गई थी ईएमटी की, लेकिन बाद वाली रह गई थी, ठीक है। तो देखो भाई, खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपकी जो ज्ञान देना था ना फर्स्ट ईयर में वो रह गया आपका। भले एग्ज़ाम नहीं हुए, आप लोग प्रमोट हो गए, लेकिन ज्ञान रह गया तो रह गया मैडम, किसे परवाह, एग्जाम नहीं हुए, है ना। चलो खैर जो भी है, तो मैक्सवेल इक्वेशंस जो है, लेकिन फिर भी आपने सुनी तो होंगी ना, वो ई और बी में रिलेशन को बताती है, ठीक है। अब ई और बी के कई घटक होते हैं, इनमें से किसी एक घटक का मान भी पता है तो उसके लिए हम दूसरे घटकों के मान निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। समझ में आ गई। मतलब मैक्सवेल इक्वेशन जो ई और बी में रिलेशंस को बताती हैं, जिनके कई कंपोनेंट्स होते हैं, तो अगर आपको एक कंपोनेंट भी पता है तो आप विद द हेल्प ऑफ हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन बाकी सारे कंपोनेंट्स भी फाइंड कर सकते हो। किसकी सहायता से, हेल्महोल्ट्ज समीकरण की सहायता से। समझ में आ गई बात आपको। तो ये काम आती है बेसिकली। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो होती हैं, हम खूब अच्छे से तरीके से जानते हैं कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं उनके बारे में किसने बताया था, मैक्सवेल ने बताया था। उसी ने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मूव करता है। थोड़ा सा बता देती हूँ, इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, आपको पता होना चाहिए, और कभी ना कभी क्लास में भी बताया ही होगा आपको कि ये के है, यानी कि ये तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर आपका मैग्नेटिक फील्ड है। मैक्सवेल ने ही सबसे पहले बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब ये तीनों हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, बिल्कुल परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो जो वेव आती है, जो प्रकाश आता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग जो सूर्य से आ रही है हमारी, उसमें ई, बी और के तीनों है ना। और ये तीनों ही क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। तो वेव क्या करती है, ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, सपोज, और दूसरी ऐसे। तो जब एक वेव मूव कर रही होती है तो ये वाली जो वेव है ये तो ई और बी में है, देखो ना, ये वाली जो वेव जा रही है ये ई और बी में है, और ये वाली जो वेव जा रही है ये बी और के में है, सॉरी ई और के में है ये वाली तो, और ये वाली किस में, बी और के में है। ये इसके क्या है, ये मैं एरो से क्या बना रही हूँ, इनके वाइब्रेशनल मोड जो है वो बता रही हूँ,
ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स भी वाइब्रेट करते रहते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के भी वाइब्रेट करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट हमेशा प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। ये किसने बताया था? मैक्सवेल ने दिया था अपनी मैक्सवेल थ्योरी में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की जो दी थी उसने। ठीक है, तो इनके कंपोनेंट्स निकालने के लिए मैक्सवेल इक्वेशन यूज़ करते हैं और एक कंपोनेंट मिलने पर बाकी सारे कंपोनेंट निकालने के लिए हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन भी देना ज़रूरी है। चले खैर, अब आप आगे चलते हैं, हमारे पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? इन एनी मीडियम, किसी भी कोई भी माध्यम हो आपका, इन एनी मीडियम components of electric field and magnetic field B, components of electric field and magnetic field B are of EM wave, यानी कि electromagnetic wave, are related by मैक्सवेल इक्वेशंस। तो मैक्सवेल इक्वेशन बेसिकली किस किस में रिलेशन बताती है? ई में और बी में रिलेशन को बताती है। ठीक है, इफ़ वी नो वन component of electric and magnetic field, then we can calculate all other components of EM wave. Therefore we use following scalar Helmholtz equation. अब इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है आपके डेल्टा 2 प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। ये हमें डायरेक्ट यूज़ करनी है। ऊपर मैंने क्या क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के कंपोनेंट होते हैं, वो सभी मैक्सवेल समीकरणों से संबंधित होते हैं। उनमें से यदि किसी एक कंपोनेंट का मान भी अगर हमें पता है तो बाकी सारे कंपोनेंट्स को हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ये निम्न अदिश हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण को यूज़ करते हैं। और अदिश जो हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण है वो क्या है हमारे पास? डेल्टा 2 प्लस के स्क्वायर और साई इज इक्वल टू 0। दिस इज द हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। यहाँ पर के किसको बताता है? के स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। ठीक है, ओमेगा क्या है? अब यहाँ पे इसको हम ये भी लिख सकते हैं, के स्क्वायर तो ये है, इसके अलावा हम और भी क्या लिख सकते हैं? के की वैल्यू, भाई प्रोपोगेशन कांस्टेंट ही है ये, संचरण नियतांक जिसको बोलते हैं, ये आपका आता है ईएमटी में रिलेशन, हमें डायरेक्ट यूज़ करना है। ठीक है, हम उस पर नहीं जाएंगे कि ये कहाँ से आया, ईएमटी में यूज़ करते हैं, ईएमटी में हम इसको ड्राइव भी करते हैं इवन। ठीक है, तो के स्क्वायर ये होता है, के प्रोपोगेशन कांस्टेंट ही है, और हम इसको ऐसे भी लिखते हैं। आपने ये वाला तो देखा होगा 2π/λ, तो 2π/λ से ही ओमेगा बाई वी निकलता है। और इसी से अगर जब हम इसको, एप्सिलॉन क्या है? इलेक्ट्रिक विद्युत के परमिटिविटी है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में परावैद्युतांक बोलते हैं, है ना? ठीक है, एप्सिलॉन। ठीक है, और के प्रोपोगेशन कांस्टेंट यानी कि संचरण नियतांक है। ओमेगा क्या है? कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और वी क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग है। समझ में आ गई? तो बता देते हैं। अच्छा, इससे ये कैसे आया ये तो मैं बता दूंगी आपको, छोटा सा ही है। देखिए, हम यहाँ पे बता देते हैं, हेयर के इज इक्वल टू प्रोपोगेशन कांस्टेंट, या हिंदी में बोलते हैं संचरण नियतांक, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि कोणीय आवृत्ति, जानते हो आप लोग ये तो। ठीक है, और जो वी है, वी इज द वेलोसिटी ऑफ EM वेव। ठीक है, इसको देखो, k इज इक्वल टू 2π/λ होता है, ये तो हमें पता है ना। लैम्डा क्या होता है? लैम्डा क्या है भाई? तरंग दैर्ध्य है। लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, आप क्या कर लो, बस इसके लिए आपको न्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। न्यू से मतलब फ्रीक्वेंसी से, वो वाली फ्रीक्वेंसी नहीं, ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एक आपकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है। न्यू से समझ में नहीं आ रहा तो एफ से कर दो, क्या दिक्कत आ रही है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी में और इसमें क्या रिलेशन होता है? तरंग दैर्ध्य में फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू c/λ होता है। फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू, या जिसको आप न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हो, है ना, तो न्यू या f इज इक्वल टू c/λ होता है। तो न्यू इंटू लैम्डा c बन गया। अरे भाई बन गया कि नहीं बन गया? तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? 2πf को मैं ओमेगा लिख सकती हूँ। c तो तब है जब प्रकाश का वेग है,
लेकिन जब अपन कणों के वेग की बात कर रहे हैं तो हम v भी तो लिख सकते हैं, है तो नीचे वेलोसिटी ही। भाई अगर मैं वैक्यूम में मूव कर रही हूँ तो वहाँ पे मैं प्रकाश का वेग यूज़ करूँगी, और अगर मैं किसी मीडियम में मूव कर रही हूँ, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर किस में मूव कर रही है, मीडियम में, तो उस केस में आप v यूज़ करोगे। तो k इज इक्वल टू ओमेगा बाई वी भी होता है और 2 पाई बाई लैम्डा भी होता है। ये इसी से निकाला हुआ है, आप ओमेगा बाई वी से ये भी निकाल सकते हो, इससे ये भी निकाल सकते हो। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें डायरेक्ट निकालना भी आनी चाहिए, क्योंकि कहाँ तक रटोगे, फॉर्मूले कोई एक दो थोड़ी हैं, कितने सारे हैं। ठीक है, तो आना चाहिए इतनी थोड़ी बहुत चीज़ें तो समझ में आ गई। तो बस मैंने फ्रीक्वेंसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी होती है, और ये आपका ओमेगा हो गया। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। हमें किस में सॉल्व करना है, सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में करना है। तो ये जो डेल्टा टू है आपका, यहाँ पे ये क्या है, डेल्टा टू ऑब्वियसली लाप्लास ऑपरेटर है। ठीक है, बता भी देती हूँ, डेल्टा टू इज इक्वल टू लाप्लास ऑपरेटर। पर आपको ध्यान क्या रखना है, पिछली बार हमने जब कार्टेशियन में किया था तो लाप्लास ऑपरेटर को कार्टेशियन में लिखा था, यानी कि कार्तीय निर्देशांकों में, लेकिन अब की बार लिखेंगे उसको अपन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है, वृत्ताकार बेलनी निर्देशांक है ना, इसलिए सर्कुलर लिखा है। तो आपको जो डेल्टा टू है वो डायरेक्ट लिखना है। ठीक है, अब ये जो चीज़ है सिलेंड्रिकल सर्कुलर में क्या होती है, ये सब क्या होता है, ये आपको मैं बता चुकी हूँ, ईएमटी में सब निकलवा चुके हैं, लाप्लास ऑपरेटर सिलेंड्रिकल में, सर्कुलर में, है ना। तो उस पर नहीं जाएंगे, अपन डायरेक्ट लिखेंगे। चलो अब आ जाओ आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में क्या बताना चाह रहे हैं। तो ये मेरे पास एक सिलेंडर है, ये सारी चीज़ें काम में आती हैं जब हम ईएम वेव पढ़ते हैं, और ख़ास करके एमएससी में एक पेपर आता है माइक्रोवेव, तो वहाँ पर ये सारे एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं और ये सारी चीज़ें भी आती हैं। ठीक है, और आगे भी बताऊंगी कैविटी वगैरह, रेजोनेंट कैविटी वगैरह के बारे में बताऊंगी। ये सारे एमएससी के प्रैक्टिकल हैं, थ्योरी बीएससी में है, प्रैक्टिकल एमएससी में है। तो मेरे पास एक ये सिलेंडर है जिसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये सिलेंडर का जो एक्सिस है वो जेड एक्सिस है। ठीक है, ये जेड एक्सिस है। समझ में आ रही है बात आपको? सिलेंडर जो है वो कौन से एक्सिस में है, जेड एक्सिस में। इसकी एक प्लेट जिसको मैंने शो करना है, क्योंकि ये प्लेट जहाँ पे मैंने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम समझाए थे तो वहाँ पर मैंने ये वाली बात आपको समझाई भी थी। ठीक है, मतलब ये पूरी प्लेट जो है ये ऐसे मूव करेगी, पूरा एक रोटेशन लेगी, तो उससे ये कर्वी सरफेस बनेगी सिलेंडर की। सिलेंडर में 3 सरफेसेस होती हैं, 2 तो सर्कुलर सरफेसेस होती हैं और एक कर्वी सरफेस होती है जो दिख रही है आप सभी को। ठीक है, तो ये जो प्लेट जो मैंने अलग से मेंशन किया डैश डैश से, जब ये प्लेट पूरा एक सर्कल में मूव ले लेगी तो फिर वो 360 एंगल चलेगी, तो वो फिर कर्वी सरफेस बनेगी। समझ में आ रही है? और ये सर्कल हैं, ये आपको ऐसे दिख रहे हैं ना 2D में बनाने पर, ये आपको ऐसी शेप दिखाई दे रही है, ओवल शेप दिखाई दे रही है, लेकिन ये ऐसी है नहीं, ये पूरा एक सर्कल है। सिलेंडर तो सभी ने देखा है ना, सभी के घरों में आता है, तो वहाँ पे उस सिलेंडर को देखो, ऊपर एक सर्कल नीचे एक सर्कल, क्योंकि वो 3D स्ट्रक्चर है, 2D में बनाऊंगी तो वो ऐसी दिखेगी, ये ऐसा नहीं है, पूरा सर्कल है ये। समझ में आ गए? ठीक है, अच्छा, इसकी हाइट मैंने कंसिडर कर ली स्मॉल डी, है ना, जेड इज इक्वल टू स्मॉल डी हो गया। और ये प्लेट जो है, अच्छा, अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट कौन कौन से होते हैं, रो, फाई और जेड। ठीक है, तो ये जो एंगल है एक्स एक्सिस का, इस प्लेट के साथ जो एंगल बन रहा है वो है फाई। ठीक है, जेड इज इक्वल टू, तो डी हो ही गया। ठीक है, रो, रो क्या है, रेडियस है, किसकी, सिलेंडर की, सिलेंडर की रेडियस ये रही। आप ये कह दो चाहे ये कह दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। मैंने कहा ना आपसे कि ये ऐसे नहीं है, ऐसे दीर्घवृत्ताकार या इलिप्स वाली शेप का नहीं है, ये कौन सी शेप है, सर्कुलर है। तो सर्कल के लिए तो सेंटर से सरकमफेरेंस की डिस्टेंस जो है वो रेडियस इक्वली होती है हमेशा। ठीक है, तो आप या तो ये कह दो चाहे आप ये कह दो, ये क्या है, रो, रो इज इक्वल टू ए, ये है, एरो लगाया इसलिए मैंने, ये रेडियस, या तो ये कह दो चाहे ये कह दो। ठीक है, रो आ गया, फाई आ गया, और जेड तो है ही डी, जेड इज इक्वल टू डी, बोला ना मैंने। समझ में आ गई? तो सिलेंडर में तीनों आपको समझ में आ रहे हैं, तीनों कौन कौन से वो हैं, सरफेसेस समझ में आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो हमने लिखी है ना पीछे इक्वेशन, सिंस डेल्टा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे डेल्टा टू इज द लाप्लास ऑपरेटर। अब इसको हम लिखेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में ऐसे लिखते हैं, डेल बाई डेल रो, सही नहीं आएगा, प्लस 1/रो², ये याद रखना है आपको डायरेक्ट। ठीक है, प्लस डेल्टा 2 बाई डेल
जेड स्क्वायर। समझ में आ गई? साइन नहीं आएगा ना? समझ में आ गई? ये क्या है आपके पास? लाप्लास, जैसे लाप्लास ऑपरेटर आप कार्टेशियन में सीधे लिख देते हो, डेल्टा टू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा टू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा टू बाई डेल जेड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हम उसको किस में लिखेंगे? ये फाई है ना, यहाँ हम किस में लिखेंगे? रो फाई और जेड में। ये क्या है? दिस इज लाप्लास ऑपरेटर इन सिलेंड्रिकल फॉर्म। लाप्लास ऑपरेटर इन सिलेंड्रिकल फॉर्म, यानी कि बेलनी निर्देशांकों में लाप्लास ऑपरेटर। ये आपको याद रखना है। समझ में आ गई? स्फेरिकल में भी होता है, अलग होता है वो भी। देखो रो, ये वाला कंप्लीटली रो, ये रो और फाई में है ना, और ये जेड में। तो पूरी ये जो है रो फाई और जेड पर डिपेंड कर रहा है। कौन? डेल्टा टू। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में लाप्लास ऑपरेटर, ये याद रखना है, डायरेक्ट एग्जाम में सीधा मेंशन करना है, इस पर ज़्यादा बहस नहीं होगी। समझ में आगे बात? तो कल हम इसको यहाँ पर रखेंगे, फिर हम इसमें क्या करेंगे? मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाएंगे, अलग अलग करेंगे, ये तीन अलग अलग इक्वेशंस निकालेंगे जो केवल एक रो पर डिपेंड करेगी, एक फाई पर और एक जेड पर। सभी के लिए सोल्यूशन निकालेंगे और आगे का प्रोसीजर हमारा जो रहेगा उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।